नमस्कार, एशियन भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आज फेस टू फेस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे अदाकार, ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इंदौर के होते हुए बॉलीवुड हो, चाहे टॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो, यदि इसके बाद भी आगे चलें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी वे अपना अदाकारी का जलवा बिखेर चुके हैं। हमारे साथ हैं आज क्षितिज पवार जी। क्षितिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमंत जी। सर्वप्रथम एशियन भारत के दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्षितिज जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रेम रतन धन पायो, जो कि राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी, उसमें सलमान खान के दोस्त की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। यानी एक ही पर्दे पर, एक ही जगह, एक ही शहर के लोग, यानी इंदौर के दो कलाकार एक साथ नज़र आए। और बाकी अनेक फिल्मी जो कैरियर है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्षितिज जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये अदाकारी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हेमंत जी, हुआ क्या था कि मैंने इंदौर से एमसीएम किया, एमबी खालसा कॉलेज से। तो उस वक्त लगता था कि मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन हुआ था हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड में। तो सिस्टम के सामने हमेशा बैठे रहना होता था। तो मुझे लगता था कि यार ये ऑफिस टाइम में किया जाने वाला काम ही करूँगा क्या? मैं लैपटॉप के सामने बैठा रहूँगा क्या? हमेशा सिस्टम के सामने बैठा रहूँगा क्या? तो मन में ऐसे सवाल लगते थे। और कुछ लोग भी बोलते थे कि यार बंदा क्रिएटिव है और ये जॉब में इसमें जीवन निकाल देगा क्या? तो जब लोगों के द्वारा सुना तो लगा कि यार कुछ अलग हटके करना चाहिए। मन में तो हमेशा लगी रहती थी बात ये कि कुछ करना चाहिए, कुछ अलग हटके करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। पर उसकी ये डेफिनेशन नहीं पता थी कि भैया क्रिएटिविटी क्या होती है, किस फील्ड में जाऊँगा अगर क्रिएटिविटी दिखानी होती। तो बस मैंने फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन करी। उसमें कुछ प्रोडक्शन का नॉलेज लिया, कुछ एक्टिंग के बारे में भी जाना। और कुछ ऐसे हालात बन गए कि एक्टिंग में आ गया मैं। आपको बता दूं कि ये 2013 की बात है। एक सीरियल इंदौर में शूट हुआ था, उसमें एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। तो बस वहाँ से एक लगा कि यार कुछ कर सकते हैं। उसका भी एक वाक़या मैं जो आपको ज़रूर बताऊंगा वाला मैं ज़रूर शेयर करूँगा, पर उससे जुड़ा वो जो वाक़या है। तो बस वहीं से लगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं अलग हटके। तो बस फिर मुंबई की ओर रुख किया। उसके पहले मैंने कुछ थिएटर ज्वाइन किए, कुछ प्लेस किए। तो लगा कि हाँ भैया कर सकते हैं ये चीज़। फिर मुंबई की तरफ रुख किया और बस उसके बाद जाती अनवरत चल रही है। एक अदाकार की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं स्कूल के मंच से ज़रूर होती है। ये कहा जाता है कि स्कूल के मंच पे चाहे कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो, चाहे छोटे छोटे नाटक हो, या इस तरह की शुरुआत होती। क्या उस समय भी आप इतने ही एक्टिव मंच पर हुआ करते थे जितने आज हैं? हाँ, शुरुआत की दौर तो वहीं से होता है मेरे ख्याल से। जनरली जो एक कीड़ा आप में होता है, वो एक क्रिएटिविटी का कीड़ा होता है, पर वो कब पहचान पाते ये डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे फादर भी सांस्कृतिक गतिविधियों में जुड़े हुए थे उनके कॉलेज के टाइम। तो उनको भी लगता था कि भैया हमारा बच्चा है वो भी हमारे जैसे ही कुछ करे। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं होता था उस टाइम बचपन में। तो पापा ने सबसे पहले, मुझे अभी भी याद है कि एक रिकॉर्ड एक्शन काफ़ी चलती थी उस टाइम। तो एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया और मुझे राज कपूर का गेटअप तैयार कर दिया और जाके स्कूल के मंच पे खड़ा कर दिया। उस टाइम रोते हुए मैंने परफॉर्म किया। पर वहाँ से मुझे लगा कि हाँ भैया मंच पे खड़े रहना क्या चीज़ होती है, वहाँ से कुछ सीखना मिला। तो सबसे पहला मंच मेरा वो था स्कूल का, 5th क्लास की बात है शायद ये, जहाँ तक मुझे याद है। तो पहला मंच था। फिर जब से बस लगे हुए। फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या रहा आपका? और इंदौर जैसे आपने कहा कि शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी आपकी फिल्मों को लेकर, तो इंदौर काफ़ी छोटा एक शहर हुआ करता था, अब तो काफ़ी ग्रो कर रहा है, यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। लेकिन उस दौर में जब इंदौर जैसे शहरों के लोगों के लिए मुंबई में अपनी पहचान बनाना कितना एक कठिन काम था? कठिन तो कह सकते थे, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड नहीं था मेरा, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। मैं एक्टिंग के नाम पर कुछ थिएटर्स ज्वाइन किए थे मैंने। तो एक आइडिया लग गया था, एक बेसिक नॉलेज आ गया था। और उस टाइम मुंबई जाना, और उस टाइम टेक्निक्स नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। व्हाट्सअप वगैरह पे अभी जो हमको ऑडिशन अपडेट्स मिल जाती है वो उस टाइम नहीं मिलती थी। तो उस टाइम थोड़ा सा टफ था, स्ट्रगलिंग पीरियड जब था शुरुआती के दौर में। काफ़ी भटकना होता था मुंबई जैसी सिटी में, जहाँ कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, तो आपको टफ लगता था। तो अंधेरी बैनरा जो भटक भटक के आपको इंटरव्यू टाइप्स का फील होता था उस टाइम, जब हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होती थी। उस दौर में गया था मैं। और चूंकि उस टाइम भी अच्छी खासी एज हो गई थी, 37 की एज में मैं घर से निकला था। तो एक लगता था कि यार सही करा है कि नहीं, ये सही कदम उठाया कि नहीं, इस एज में आप निकल रहे हो।
बट अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे मुकाम मिलता रहा मुंबई में भटकने से। अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और फिल्मों की बात की जाए तो कौन कौन सी फिल्में अब तक फ्लोर पर आ चुकी हैं? मैंने लगभग 4-5 फिल्म्स की हैं, जो बड़ी फिल्म्स जिनको बोल सकते हैं। प्रेम रतन पायो, यंगिस्तान, होटल मुंबई, हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी कर चुका हूँ एक, वो किया है ओ माई गॉड 2, जो मेरी अपडेट रिसेंट आने वाली है मूवी, वो कर चुका हूँ। और ऐसे ही वेब सीरीज़ भी काफ़ी कर चुका हूँ। तो बस जारी है सफ़र। तीनों प्लेटफॉर्म, यदि प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड, तीनों में आपने कार्य किया है। क्या बेहतर लगता है आपको, और आज के नए कलाकारों के लिए कौन सा मंच ज़्यादा बेहतर है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर आप मानते हैं? देखा जाए तो इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जल्दी पाने लायक हो सकता था, क्योंकि कोविड के टाइम हुआ यही कि जब आसान हो गया, जब काम मिलना दुर्भर हो गया था मूवीज़ वगैरह में, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा था जो एक ज़रिया बन गया सारे कलाकारों के लिए। तो एक बोल सकते कि रिसेंट जो कंडीशन है उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा मंच दे रहा है कलाकारों को भी। विज्ञापनों की दुनिया में भी आपने अपना हाथ आजमाया, कई बड़े प्रोजेक्ट आपने किए हैं। किन किन लोगों के साथ में काम करने का अवसर आपको मिला, और कहाँ सबसे ज़्यादा आनंद आया? अगर टीवी कमर्शियल्स की बात की जाए, नेशनल टेलीविज़न कमर्शियल की बात की जाए, तो लगभग मैं मोर देन 60 टीवी कमर्शियल कर चुका हूँ, जिसमें हाल ही में अभी अगर आपने देखा होगा तो हमारे कूल कैप्टन MS धोनी के साथ मेरा एक यिप्पी नूडल्स का एक ऐड चल रहा है। और वो तो एक ऐसा एक्सपीरियंस है। मैं ज़्यादा क्रिकेट का शौकीन नहीं हूँ जितना यंग जनरेशन अभी होती है, तो बट उसके बाद से मैं थोड़ा शौकीन हो गया। मैं जब माही के साथ काम किया, क्या बंदे हैं वो, तो एक अलग ही फील था उनके साथ काम करना। ऐसे काफ़ी कमर्शियल किए हैं धोनी जी के साथ, जैसे किया है सचिन तेंदुलकर जी के साथ एक बहुत जल्दी एक कमर्शियल आने वाला है। और वैसे तो अमिताभ जी के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुका पर लेकिन वो अलग अलग शूट हुआ था, तो इससे काफ़ी कमर्शियल्स हो चुके हैं। धोनी जी के साथ में काम करने के बाद क्रिकेट के फ़ैन हो गए या धोनी के मुरीद हो गए थे आप? धोनी का मुरीद तो मैं उसी दिन से हो गया था भाई, जब हम 7-8 घंटे साथ रहे, जब लग गया कि भाई ये अलग ही चीज़ है, ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं, डाउन टू अर्थ इतने ज़्यादा कि भी एक अलग एक्सपीरियंस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ भी आपने काम किया, उनके साथ के एक्सपीरियंस कुछ याद आते हो, कुछ अनुभव याद आते हो आपको? बिल्कुल हेमंत जी, जैसे कई बार होता है कि आदमी छोटा सा काम करके भी अपने आप को तुर्रम खा समझता है। फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं और उनके हाव भाव बदल जाते हैं। तो इसी चीज़ के विपरीत, इसी बात के विपरीत उन्होंने देखा नवाज भाई को। सेक्रेट गेम्स हम लोगों ने साथ में किया। मैंने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया सेक्रेट गेम्स में सेक्रेट गेम में फर्स्ट पार्ट में। तो हुआ क्या, हम लोग शूट करते हैं जब साथ में, तो मेरा सीन पहले कट हुआ और मैं बाहर आके बैठ गया। एक चेयर थी, एक ही चेयर थी, मैं आके उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नवाज भाई आए, बाहर आए, उन्होंने इधर उधर देखा, चेयर नहीं थी। उन्होंने स्पॉट करके 2-3 बार आवाज़ लगाई, तो कोई नहीं आया। तो एक नज़र हमारी एक बार मिली, तो मैं उठ रहा था, इतनी देर में उन्होंने बोला कि बैठो, और वो नीचे कपड़ा बिछा था, वहाँ बैठ गए। आप मानेंगे, मुझे काटो तो खून नहीं वाली फीलिंग आई कि भाई सुपरस्टार हैं आप, और रत्ती मात्र ईगो नहीं कि यार एक छोटा सा कलाकार बैठा है, उसको आप उसको जगह दे रहे हो, आप उसको कुर्सी दे रहे हो, कुर्सी जैसी चीज़ को छोड़ रहे हो। तो एक डाउन टू अर्थ की बात कहें तो वो एक जो झलक है उसमें नज़र आती है। आपका जो लुक है वो कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों के कलाकारों के जैसा भी है। तो साउथ की फिल्मों में कहीं हाथ आजमाया, या वहाँ अदाकारी का मौका कहाँ कहाँ मिला, और किस तरह से आगे बढ़े उस? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, उसकी भी कोशिश जारी है। कुछ प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ मैं साउथ के, जैसे एक मूवी में, रॉकेटरी मूवी में कॉप का किरदार मैंने निभाया है, और कुछ कमर्शियल्स भी कर चुका हूँ। टूथपेस्ट का एक कमर्शियल एक काजल अग्रवाल के साथ, वो भी है, वो भी चल रहा है, और कोशिश अभी भी जारी है। चूँकि मुझे पहले लगता था कि लैंग्वेज आड़े आती है, पर फिलहाल मालूम पड़ा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपको ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके भी आप डबिंग हो जाती है मूवी। तो बस अब लगे हुए हैं,
और बहुत जल्दी आप उसमें भी देखेंगे आप मुझे साउथ की मूवी में। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लगातार आप नए नए आयाम छूते जा रहे हैं। वेब सीरीज़ में भी काफ़ी काम किया, किन किन वेब सीरीज़ में कार्य किया, और इसका एक अलग आनंद है वेब सीरीज़ करने का, वो कितना भिन्न लगता है यदि बॉलीवुड की बात करें तो उससे? एमन जी, कई बार ऐसा लगता है कि आप जब काम करते हैं तो रिजल्ट की बहुत जारी आपको जल्दी होती है कि भैया ये हमने काम किया कब आएगा। तो ये ओटीटी में देखा कि प्रोडक्शन भी थोड़ा सा फास्ट होता है और जल्दी आपको फीडबैक भी मिल जाता है क्योंकि वो रिलीज़ जल्दी हो जाता है और आम जनता के पास हाथ में पहुंच जाता है। तो एक अच्छा उसका भी एक अलग ही आनंद है ओटीटी का। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्रेट गेम्स कर चुका हूँ, कर ले तू भी मोहब्बत, और फ्लैश सौरभ भास्कर जी के साथ फ्लैश की है, कीर्ति कुल्हाड़ी जी के साथ ह्यूमन अभी करा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी, फीडबैक देखने को जल्दी मिल जाते हैं तो उसके एक अलग ही आनंद है। क्या बात है, जिस तरह से फिल्मों के अलग अलग किरदार आपके नज़र आते हैं वैसे ही सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वहाँ भी कई किरदार आपके देखने को मिलते हैं। किस तरह का एक आनंद वहाँ लेते हैं आप? सोशल मीडिया पे एक्टिंग हो चाहे डब हो चाहे कैसे, किस तरह से आप रिझाने का प्रयास करते हैं अपने साथियों को, अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को, अपने फॉलोअर्स को? साहब देखिए, अब मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी नहीं रहा हूँ। तो पहले लगता था कि यार भाई ये सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब टिकटॉक और ये आते तो मुझे बोला था कि भैया आप भी टिकटॉक पे आओ, इंस्टा पे आओ। तो मुझे लगता है कि भाई मेरा तो प्रोफेशन ही यही है, तो फिर मैं डबिंग या लिप डब क्यों करूँ। पर फिर देखा कि ये भी एक बहुत अच्छा साधन है अपने आप को पीआर करने का, पब्लिक रिलेशन बनाने का, रिलेशन बनाने का, बहुत अच्छा है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि अब भी थोड़ा सा युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाऊं, चूँकि अब एज वैसी है नहीं पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि युवाओं के साथ कंधा मिला की कोशिश करने की। तो अब थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ मैं फेसबुक और इंस्टा पे, उस पर। और एक छोटा सा कार्टून भी एक मैं बनाता हूँ चिंटू इंदौरी का, और इसका कारण ये है कि इंदौर से एक जुड़ाव रहे, संलग्न रहे हम इंदौर से, तो इसलिए कि चिंटू इंदौरी के नाम से भी मैं कुछ लिखने का प्रयास करता रहता हूँ कुछ समय। क्षितिज भाई, इंदौर की पहचान एक अलग है और आपकी शुरुआत जो हुई कहीं ना कहीं इंदौरी लोगों के साथ हुई है, जैसे सलमान खान साहब हुए, और कहीं ना कहीं बड़ियाचा जी का भी नाता इंदौर से रहा है, उनका ससुराल पक्ष इंदौर का रहा है। तो इंदौरी जब मुंबई में मिलता है तो किस तरह का अनुभव होता है? शर्मा जी, बात लगभग 7-8 साल पुरानी है, जब प्रेम रतन धन पायो की ऑडिशन देने में गया था राजश्री प्रोडक्शन पे। मुझे उसके 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि भैया वो ऑडिशन क्लियर हो गया, आप राजश्री के ऑफिस में आप आके मिलो। मैं ऑफिस में गया तो रिसेप्शन में मुझे बोला गया कि आप सूरज जी को पहचानते हैं? मैंने कहा सूरज जी को नहीं पहचानता। नहीं, बोले पर्सनली पहचानते हैं? तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा नहीं, क्यों? बोले सर ने आपको कैबिन बुलाया है। तो भाई साहब काटो तो कौन नहीं। मैंने कहा यार ये कुछ गलत फहमी तो नहीं, मुझे क्यों बुलाया है? मैं सूरज बड़ियाते सर के कैबिन में गया। उनका पहला क्वेश्चन था, क्या भाई 56 कैसा है? मैंने कहा अरे भाई ये क्या हो रहा है, 56 के बारे में सर कैसे जानते हैं? तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि भाई उनका ससुराल पक्ष इंदौर से है। तो फिर तो मतलब बात तो ऐसी हुई, 56 और सराफा की बात ऐसी हुई जैसे कोई मैं एक पक्के इंदौरी से मिला हूँ। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनका भी। तो एक इंदौरी जब मिलता है और मुंबई जैसे शहर में मिलता है तो एक अलग ही तरीका होता है। कहीं ना कहीं इंदौर के लोग देश और दुनिया में कहीं भी जाएं मुलाकात हो ही जाती है, और जब इंदौरियंस मिलते हैं तो वो मुलाकात कुछ अलग ही छटा बिखेरती नज़र आती है। वैसे ही आपकी अदाकारी भी लगातार हॉलीवुड हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या दूसरे प्लेटफॉर्म हो, सभी दूर आप अपनी अदा से लोगों को लुभा रहे हैं और प्रतिसाद बटोर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी शुभकामना है आपको, एशियन भारत की ओर से आपको शुभकामनाएं। समय दिया इसके लिए हम आभारी हैं। आपने स्टूडियो में आकर जिस तरह से अपने अनुभवों को शेयर किया, आगे आने वाले आपके करियर के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। हम अगले कार्यक्रम में एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।